आसमान हमेशा आजादी का प्रतीक रहा है, लेकिन भारतीय राजनीतिक इतिहास में यही आसमान कई बार अकाल मृत्यु, सत्ता परिवर्तन और राष्ट्रीय सदमे का साक्षी बना है। जब कोई विमान गिरता है तो सिर्फ कोई धातु नहीं टूटती, टूटती है एक विचारधारा, डगमगाता है सत्ता का संतुलन और बदल जाती है लोकतंत्र की दिशा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के रहस्यमय अंत से लेके संजय गांधी की असमय मृत्यु, वाईएस राजशेखर रेड्डी के साथ बिखरती एक पूरी राजनीतिक संरचना और हाल के वर्षों में विजय रूपाणी तथा अजीत पवार जैसे नेताओं की त्रासद मौतों तक भारत का राजनीतिक इतिहास हवाई दुर्घटनाओं की परछाइयों से बार बार गुजरा है। और ये कहानी सिर्फ हादसों की नहीं है, ये कहानी है मानवीय त्रुटि, तकनीकी सीमाएं और वीआईपी दबाव और उस कीमत की जो एक राष्ट्र तब चुकाता है जब उसका नेतृत्व आसमान में खो जाता है। भारतीय राजनीति और विमानन त्रासदियां, सत्ता, सुरक्षा और संघर्ष का विश्लेषण आज करेंगे। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। आजादी के पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ताइवान में हादसा, और जब राजस्थान की भी बात करें तो राजस्थान में पहले विधानसभा चुनाव के बाद जिनके सबसे ज्यादा कैंडिडेट जीते वो जोधपुर के महाराजा हनवंत सिंह का विमान हादसा, राजस्थान की दिशा बदल जाती है। सत्ता का केंद्र मारवाड़ का होना था, हो जाता है ढूंढाड़। बहुत सारी कहानियां हैं। तो भारतीय लोकतंत्र के 7 दशकों से अधिक के इतिहास में कई ऐसी काली तारीखें दर्ज हैं जिन्होंने न केवल देश के राजनीतिक नेतृत्व को अपूरणीय क्षति पहुंचाई, बल्कि इन घटनाओं ने राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीति की दिशा और दशा को भी मौलिक रूप से परिवर्तित कर दिया। तो अगर हम बात करें विमान हादसों की जिसने सत्ता के गलियारों में सन्नाटा पसराया, 1945 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कथित विमान हादसे की बात करें और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का चला जाना, तो इस बीच में एक लंबा और विचलित करने वाला सिलसिला है। तो यह हादसे केवल व्यक्तिगत क्षति नहीं है, बल्कि इन्होंने सत्ता के उत्तराधिकार, पार्टियों के अस्तित्व और राष्ट्रीय सुरक्षा नीतियों में आमूलचूल परिवर्तन की नींव रखी है। और कई सोर्सेज का विश्लेषण बताता है कि भारत के दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र विशेष रूप से पूर्वोत्तर के पहाड़ी इलाके और दक्षिण भारत के घने जंगल वीवीआईपी उड़ानों के लिए हमेशा से एक बड़ी चुनौती रहे हैं। तो अगर इतिहास पे बात करें तो ये स्वतंत्रता से पहले शुरू हुआ। जैसे मैंने बताया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भारतीय राजनीति का वो नाम जिनके गायब होने की खबर ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया था। 18 अगस्त 1945 को ताइवान में एक जापानी सैन्य विमान दुर्घटनाग्रस्त होता है। आज भी भारतीय इतिहास के सबसे विवादास्पद अध्यायों में से एक है। सरकारी रिपोर्ट्स की माने तो इंजन की विफलता के कारण विमान गिरा और नेताजी गंभीर रूप से झुलस गए, जिससे अस्पताल में उनका निधन हो गया। ये कहानी अक्सर विवाद का विषय बनी है, परिवार द्वारा इसे स्वीकारा नहीं गया, बहुत सारी बातें चली, लेकिन ऐसा ही हादसा एक, जैसा मैंने बताया कि राजस्थान का गठन के बाद जब जोधपुर के महाराजा हनवंत सिंह राजस्थान में अपने कैंडिडेट खड़े करते हैं और विधानसभा का चुनाव जैसे ही वो जीतते हैं और कहा जा रहा है कि कहा जा रहा था कि बतौर मुख्यमंत्री वो शपथ लेंगे और राज जो है तलवारों के बल पे नहीं वोटों से आएगा, मैं थांसू दूर नहीं का नारा देके महाराजा हनवंत सिंह जय नारायण व्यास को चुनाव हराते हैं। महाराजा हनवंत सिंह जय नारायण व्यास का जो चुनाव क्षेत्र था जालोर से जब चुनाव लड़ रहे थे तो कहा जा रहा है कि वहां की मतगणना में देरी हो रही थी, जहां माधो सिंह भैंसवाड़ा उनके सामने चुनाव लड़ रहे थे और वो जो अपनी पत्नी जुबैदा के साथ वहां हवाई जहाज से जा रहे थे। हनवंत सिंह खुद एक पायलट थे, लेकिन उनका प्लेन क्रैश हो जाता है। राजस्थान की राजनीति बदल जाती है और पहले हीरालाल शास्त्री, बाद में टीकाराम पालीवाल, जय नारायण व्यास जैसे नेता मुख्यमंत्री बनते हैं। तो कुल मिला के ये शुरुआती, उसके बाद ऐसा नहीं हुआ कि भारत में केवल पॉलिटिशियंस को खोया। भारत ने जब परमाणु शक्ति को अपने मुट्ठी में कसना चाहा तो परमाणु अनुसंधान कार्यक्रम जब भारत ने शुरू किया तो परमाणु कार्यक्रम के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को भारत ने खो दिया। एयर इंडिया की उड़ान 101 स्विट्जरलैंड के आल्प्स में मॉन्ट ब्लांक की पहाड़ियों से टकरा जाती है और एक क्षति भारत के वैज्ञानिक अनुसंधान की गति को सालों तक पीछे धकेल देती है।
इसी दौर में एक और हादसा होता है 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान, जब गुजरात के मुख्यमंत्री बलवंत राय मेहता को पाकिस्तान का वायुसेना का एक जेट गिरा देता है। यह वह दौर था जब आसमानी सफर नेताओं के लिए जानलेवा साबित हुआ। और अगर ये बात करें अपन 23 जून 1980 की, तो वो भारतीय राजनीति के भविष्य को हमेशा के लिए बदल देती है, जब संजय गांधी, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी, जिन्हें उनका स्वाभाविक उत्तराधिकारी माना जाता था, नई दिल्ली में एक विमान हादसे का शिकार हो जाता है। संजय गांधी एक अनुभवी पायलट थे, लेकिन सफदरजंग हवाई अड्डे के पास हवाई करतब दिखाते हुए उन्होंने अपने पिट्स विमान पर कंट्रोल खो दिया और साक्ष्य कहते हैं कि सुरक्षा नियमों की अनदेखी की गई थी। संजय गांधी की मौत ने कांग्रेस पार्टी के भीतर एक विशाल नेतृत्व रिक्तता पैदा की और यहीं से शुरू होता है राजीव गांधी का पॉलिटिकल सफर। राजीव गांधी जो खुद एक पायलट थे और राजनीति में नहीं आना चाहते थे, उन्हें अपनी मां के दबाव और पार्टी की जरूरतों के चलते अमेठी से चुनाव लड़ना पड़ा और इस हादसे ने भारत की भावी सत्ता संरचना, आर्थिक नीतियों और 18 से 21, 21 से 18 करने वाली जो चुनाव वोट देने की जो सीमा है वो बदली। उससे लोकतंत्र का पूरा नक्शा बदल गया। और बड़ी चीज़ ये है कि अगर देखा जाए तो यह विमान हादसा अपने आप में भारत के लिए, भारत की राजनीति में एक ऐसा मील का पत्थर है जो दुखद है, लेकिन वो आगे की दिशा अलग तरीके से तय करता है। साथ ही देखा जाए तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता माधवराव सिंधिया की मौत 21वीं सदी की शुरुआत में 30 सितंबर 2001 को उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में उनका निधन होता है। सिंधिया को प्रधानमंत्री पद का संभावित दावेदार माना जा रहा था, लेकिन खराब मौसम और इंजन की विफलता ने एक चमकते सितारे को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। कहा जा रहा है अगर माधवराव सिंधिया जिंदा होते तो मनमोहन सिंह नहीं, माधवराव प्रधानमंत्री बनते। लेकिन समय कब रुका है, इसके ठीक एक साल बाद 2002 में लोकसभा के अध्यक्ष जीएमसी बालयोगी का हेलीकॉप्टर आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में एक तालाब में गिर जाता है। ये सबसे कम उम्र के और पहले दलित लोकसभा अध्यक्ष थे। उनकी मृत्यु ने संसद के विधायी संचालन में एक बड़ी शून्यता पैदा की और 2005 में हरियाणा की राजनीति में भी एक झटका मिलता है, जब उद्योगपति और मंत्री ओपी जिंदल तथा सुरेंद्र सिंह की मौत हो जाती है सहारनपुर के पास एक हेलीकॉप्टर में। तो ये चीजें रुकती नहीं हैं और कहा जाता है वीआईपी का दबाव रहता है, सारी चीजें हैं। और जो एक बहुत बड़ा बदलाव दक्षिण की राजनीति में आता है वो 2 सितंबर 2009 को, वो दिन था जब पूरा देश टीवी स्क्रीन से चिपका हुआ था। आंध्र प्रदेश के कद्दावर मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी का हेलीकॉप्टर नल्लामाला के जंगलों में लापता हो जाता है। भारत के इतिहास का सबसे बड़ा तलाशी अभियान शुरू होता है, जिसमें सुखोई 30 जैसे वायुसेना के लड़ाकू विमानों का भी इस्तेमाल हुआ। लेकिन अंत में खबर बेहद दुखद आती है। जांच रिपोर्ट खुलासा करती है कि पायलट जो है वो स्पेशल डिसओरिएंटेशन का शिकार हो गया, यानी खराब मौसम में वह दिशा भ्रमित हो गया। तो वाईएसआर की मृत्यु जो है वो राजनीतिक परिणाम को खासा बदलती है। कांग्रेस में वाईएसआर के बेटे जगन मोहन जो है अपने पिता की जगह लेना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस जो है उन्हें अनुकंपा कर ऊपर रखना चाहती थी। लेकिन जगन मोहन रेड्डी फिर अपनी राह चुनते हैं और ऐसी राह चुनते हैं कि कांग्रेस पार्टी का जो गढ़ था उस राज्य में कांग्रेस हाशिए पर चली गई और तेलंगाना राज्य के निर्माण की मांग जोर पकड़ती है और अंततः 2014 में आंध्र प्रदेश का विभाजन हुआ। तो कहना गलत नहीं होगा कि एक विमान हादसे में सिर्फ विमान नहीं टूटा, प्रदेश के भी 2 टुकड़े हो गए। साथ ही अगर बात करें पूर्वोत्तर भारत की, तो इसे मौत का हॉटस्पॉट भी कह सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर के पहाड़ी इलाके एयर क्रैशेस के लिए हॉटस्पॉट रहे हैं। 2011 में मुख्यमंत्री दोरजी खांडू की जो मौत है वो पवन हंस हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हुई। और अगर पिछले 15 वर्ष का देखें तो अरुणाचल प्रदेश में 13 प्रमुख हवाई आपदाएं हुई हैं, जिसमें 90 से ज्यादा लोग मारे गए। ये पहाड़ियां और अप्रत्याशित मौसम जो है वीआईपी की सुरक्षा के लिए आज भी सबसे बड़ी चुनौती है। और हमने जिस हादसे को 2021 में 8 दिसंबर 2021 को देश तब स्तब्ध रह गया जब पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत का निधन होता है तमिलनाडु के कुन्नूर में, कि उनका एक हेलीकॉप्टर जिसे दुनिया के सबसे सुरक्षित हेलीकॉप्टरों में गिना जाता था, अचानक मौसम बदलने के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। और बड़ी चीज ये है कि
यह हादसा भारत के सैन्य सुधारों की गति को एक महत्वपूर्ण मोड़ पे धीमा कर देता है। इनके साथ कई सेना के अधिकारी, वायुसेना के अधिकारी भी मारे जाते हैं। और अभी की बात करें, क्योंकि तकनीक का दौर है और इसमें अगर सिक्योरिटी की गारंटी नहीं है। 2025 के 12 जून को गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का निधन, जिसमें एयर इंडिया के विमान हादसे में जो हुआ, बोइंग 707 जैसे आधुनिक विमानों की रख रखाव पर एक ग्लोबल बहस छिड़ती है। और वहीं 28 जनवरी को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की बारामती में एक लियर जेट क्रैश में मौत। बड़ी चीज है कि अजीत पवार महाराष्ट्र की राजनीति के सबसे कुशल रणनीतिकारों में से एक नेता थे। उनकी मृत्यु ने महायुति गठबंधन और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के भविष्य पे गंभीर सवाल खड़े किए हैं। तो बड़ी चीज ये है, तमाम हादसों के बाद नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी डीजीसीए ने कड़े नियम लागू किए। वीआईपी विमानों के पायलट को कम से कम 3000 घंटे का अनुभव जरूरी, खराब मौसम में उड़ान भरने पर सख्त पाबंदी और विमानों के लिए एनहांस्ड ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी वार्निंग सिस्टम जैसे आधुनिक उपकरण जरूरी हैं। और 2025 के नए जांच नियमों के तहत अब दोषारोपण के बजाय सीखने पे ध्यान दिया जा रहा है, ताकि दुर्घटनाएं रोकी जा सके। लेकिन दुर्घटनाएं रुक नहीं रही। सवाल आज भी वही है, क्या हम सिर्फ तकनीक पे भरोसा कर सकते हैं? और बड़ी चीज ये है कि व्यावसायिक विमानों से ज्यादा निजी विमानों में हादसों की दर ज्यादा है और इसके कई मनोवैज्ञानिक कारण हैं। 7 दशक से हम इस विमर्श में हैं एक देश के नाते कि हम यहाँ पे सिर्फ इनको केवल हादसों के तौर पे नहीं देख सकते। ये एक निर्विवाद सच्चाई है कि भारत में विमान हादसे केवल दुर्घटनाएं नहीं है, ये राजनीतिक मोड़, नीतिगत झटके और लोकतांत्रिक पुनर्संरचनाओं के उत्प्रेरक भी बनते हैं। हर क्रैश के बाद नियम बदलते हैं, हर त्रासदी के बाद तकनीक उन्नत होने का दावा किया जाता है, लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या हमने संस्कृति बदली है या केवल प्रोटोकॉल? जब कार्यक्रम सत्ता और जल्दबाजी सुरक्षा से ऊपर रखी जाती है तो सबसे आधुनिक कॉकपिट भी असहाय हो जाते हैं। विपिन रावत, विजय रूपाणी और अजीत पवार की दुनिया के आधुनिकतम तकनीक के दौर में मौतें हमें याद दिलाती हैं लोकतंत्र की मजबूती केवल चुनावों से नहीं, बल्कि उस नेतृत्व की सुरक्षा से भी तय होती है जो उसे दिशा देता है। भारत के लिए अगली उड़ान सिर्फ तकनीकी नहीं होनी चाहिए, वह जिम्मेदारी, अनुशासन और सुरक्षा संस्कृति की उड़ान होनी चाहिए, क्योंकि जब जननेता सुरक्षित होंगे तभी तो लोकतंत्र स्थिर रहेगा। आसमान ऊंचा है, लेकिन सुरक्षा उससे भी ऊंची होनी चाहिए। क्या लगता है आपको? कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।